वाले ने उस भिखारी को पकड़ लिया। वो भी चुपचाप उनके साथ थाने चला गया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उस भिखारी को उल्टा लटका दिया और बेल्ट से मारने लगा। साले, मुख्तार भाई से पंगा लेता है, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मगर भिखारी अब भी चुपचाप मार खा रहा था। उसकी पीठ से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक आह तक नहीं भरी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फिर से बेल्ट उठाई, थाने का दरवाजा धड़ाम से खुला। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर। तुम जानते हो तुम किसे पकड़ लाए हो? हम सबकी वर्दी उतरवाओगे तुम। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, बहुत चोट लगी है आपको। जय हिंद सर। ये भिखारी, इसने मुख्तार भाई के क्या मतलब सर? ये तो उस मंदिर का। कमिश्नर ने अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को कुछ दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर थर थर कांपने लगा। शौर्य राठौड़ ऐसे? माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। आपने बताया क्यों नहीं? उस मुख्तार की बातों में आ गया मैं। उसने तुरंत उस भिखारी को खोला और अपने जूते से खुद को मारने लगा। मैं ठीक हूँ, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ। जी। भिखारी शौर्य वहाँ से निकला और वापस मंदिर के सामने जा अपने सर पर चोट वाली जगह थोड़ी मिट्टी रगड़ी और कटोरा लेकर बैठ गया, बिल्कुल चुप। उधर शिप्रा ने अपने घर की बालकनी से उसे देखा तो चौंक पड़ी। वो निकलकर उसके पास गई और कहा, आपको बहुत चोट आ गई मेरे कारण, मुझे माफ कर दीजिए, आप घर चलिए मेरे साथ। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ उठकर चल दिया। जैसे ही वो लोग घर के दरवाजे पर पहुँचे, चाची सरला ने रास्ता रोक लिया। इस बदबूदार भिखारी को अंदर लाई तो तेरा सर होगा और मेरी जूती। इन सब का कारण तू है शिप्रा। किसने कहा था उस मुख्तार के भाई को झापड़ मारने को? चाची, जान बचाई है उसने मेरी। शोर शराबा सुनकर पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गेट पर आया। वहाँ का नजारा देखकर दादाजी दंग रह गए थे। सरला चाची बोले जा रही थी। अभी सरला आगे कुछ कहती कि दादाजी गरजे। सरला, बस बहुत हुआ। उसकी जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू उसका ब्याह उस गुंडे से कर देती? शिप्रा ने जो किया वो सही किया। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो। इसे मॉल ले जाओ और इसके लिए कुछ अच्छे साफ कपड़े खरीदवा दो। सब ये सुनकर सन्न रह गए। सरला चाची चुपचाप अंदर चली गईं। दादाजी ने शिप्रा से उस भिखारी की चोट पर दावा लगाने को कहा और अपने पोते राहुल से कहा। जी दादाजी। थोड़ी ही देर बाद राहुल उस भिखारी शौर्य को बाइक पर बैठाकर मॉल ले गया। पहले तो वहाँ मॉल के गेट पर ही गार्ड ने भिखारी को देखते ही उसे रोक दिया, मगर फिर ये जानकर कि राहुल किस परिवार से है, उसे उस भिखारी के साथ अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर राहुल ने उसे कुछ कपड़े दिलवाए और चेंजिंग रूम की तरफ ले गया। ये देखो, इसके अंदर जाकर तुम ये कपड़े पहनकर देख। और बात करते करते दरवाजा खोलकर देखते हुए अचानक राहुल की बोलती बंद हो गई। उसने जैसे ही एक दरवाजा खोला, अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। बचाओ। राहुल ने झट से सॉरी बोलकर दरवाजा बंद किया। वो लड़की दरवाजा बिना लॉक किए ही चेंज कर रही थी। उसने पीछे पलटकर देखा, भिखारी शौर्य किसी चेंजिंग रूम में घुस चुका था। राहुल वहां से बाहर आया। तभी एक हट्टे कट्टे पहलवान टाइप लड़के ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्यों बे, मेरी गर्लफ्रेंड का एमएस बनाता है? चुप, बिल्कुल चुप। कान पकड़ के मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुर्गा बन और कुकड़ू को सॉरी बोल। क्या? वो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मेरी गलती नहीं है। तो ये ले। ऐसा बोलकर उस लड़के ने राहुल को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो चौंक पड़ा। है भिखारी मॉल में? तू अंदर कैसे आया बे? और रुक, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा बे, सड़े हुए अंडे? ये तूने क्या किया हरामजादे? सलीम डॉन के भाई को मारता है, अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर वो शौर्य पर झपटा, मगर शौर्य ने उसकी कलाई को कुछ ऐसे घुमाया कि वो वहीं दर्द के मारे बैठ गया। कट की आवाज के साथ उसकी कलाई जाम हो गई थी। उसने फोन निकाला और शहर के नामी गुंडे सलीम भाई को कॉल किया। सलीम का नाम सुनते ही उस मॉल में अफरा तफरी मच गई। सब वहां से भागने लगे, मगर शौर्य वैसे ही वहीं खड़ा रहा। सलीम भाई, एक भिखमंगे ने मुझ पर हाथ उठाया, उसको ऊपर उठाने का है। शौर्य चुपचाप वहां खड़ा रहा। राहुल की तो टांगे कांप रही थीं। वो पसीने में नहा गया था। थोड़ी ही देर बाद वहां गुंडों से भरी गाड़ी आई और उसमें से उतरा खूंखार डॉन सलीम। आते ही उसने एक फायर किया और उसके गुंडों ने वहां घुसते ही शौर्य पर हमला कर दिया। मगर फिर वहां का सीन देखकर उन सब की आंखें बाहर निकल आईं। 10 सेकंड में 10 गुंडे वहां जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे। सलीम भाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो उस भिखारी शौर्य के पास गया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मैं तो इस लड़के को 6 इंच छोटा करूंगा। ऐसा बोलकर उसने वहीं खड़े राहुल को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। मगर तभी जो हुआ वो देखकर राहुल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अब तक जिस भिखारी जीजा को वो गूंगा समझता था, वो बोला, सलीम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे तू बात करेगा?
तुझ जैसे भिकमंगे पर मैं थूकूं भी नहीं। नहीं सुनेगा तो तेरा ही नुकसान होगा। सलीम ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, बोल। ऐसे नहीं, तेरे कान में। अबे ओए, खेल चल रहा है क्या इधर? ये लड़का तो गया, उसके बाद कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सलीम सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, अब बोल कान में। भिखारी शौर्य उसके पास गया और उसके कान में कुछ कहा। वो बात सुनते ही सलीम के हाथ पैर सुन्न हो गए। राहुल उसके हाथ से छूट गया। वो अपने भाई की तरफ मुड़ा और कहा, जावेद भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल इनके सामने मुर्गी बनकर कुकड़ू को सॉरी बोले। ऐसा बोलकर वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सब ये नजारा देखकर हैरान थे। वो हत्ता कट्टा लड़का जावेद, जो अब तक अपने डॉन भाई के नाम पर उछल रहा था, पसीने पसीने हो गया था। शौर्य ने राहुल का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। बीच रास्ते में राहुल ने उससे पूछा, वो इतना बड़ा डॉन सलीम, क्या कहा तुमने उसके कान में कि वो घबरा गया? शौर्य उसका सवाल सुनकर भी चुप रहा और सामने की तरफ देखता रहा। राहुल ने फिर कहा, देखो अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं, मुझे पता है तुम बोल सकते हो। शौर्य ने राहुल के सवाल का जवाब दिए बिना कहा, घर में किसी को भी इस घटना के बारे में मत बताना। क्या मतलब? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने ये सब कैसे किया? क्या कहा तुमने उस डॉन को कि वो रोने लगा? वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना सलीम भी मुख्तार का ही आदमी है। अगर तुमने घर में इस घटना के बारे में बताया तो लोग समझेंगे मुख्तार के लोग तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं और फिर तुम्हारा कहीं भी निकलना बंद भी करवा सकते हैं। नहीं, मुझे अपनी आजादी प्यारी है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जब वो लोग घर पहुंचे तो सबने उसे उन्हीं भिखारी वाले कपड़ों में देखा तो चौंक पड़े। दादाजी राहुल को डांटने लगे। तभी शौर्य बोला, उसकी कोई गलती नहीं है, वहाँ मॉल में मुझे घुसने ही नहीं दिया। वैसे भी मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। भिखारी जमाई। शौर्य को बोलता देखकर राहुल को छोड़कर बाकी सारे लोग हैरान रह गए। शिप्रा ने चौंक कर पूछा, तुम बोल सकते हो? तो तुम शादी के दिन गूंगे क्यों बने हुए थे? वो मुख्तार के सामने आप जैसे बड़े लोग कुछ नहीं पा रहे थे, तो मैं तो एक भिखारी हूँ। अचानक मेरे साथ जो हुआ उससे मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। उसकी ये बात सबको सही लगी। आखिर एक भिखारी मुख्तार जैसे डॉन के सामने क्या बोल सकता था? तभी दादाजी बोले, ठीक है, सारा शहर जान चुका है शिप्रा की शादी तुम जैसे भिखारी से हुई है। हम तुम्हें मंदिर में भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकते। तुम यही रहोगे, हमारे नौकरों के कुछ पुराने कपड़े होंगे, तुम वही पहन लो। ये सब सुनकर शिप्रा की माँ और चाची ने बुरा सा मुंह बना लिया। मगर पिताजी, ये भिखारी हमारे घर में। जब तक शिप्रा तलाक के लिए मान नहीं जाती, हमें ये करना ही होगा। ये नौकरों के साथ रहेगा, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दादाजी की बात सबको माननी ही पड़ी। वो भिखारी हस्बैंड शौर्य वही शिप्रा के घर के नौकरों के कमरे में रहने चला गया। अगली ही सुबह शिप्रा अपने फोन पर पैनिक होकर किसी से बात करते हुए निकली। नहीं अनिश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे मॉल में सबसे ज्यादा बिक्री मेरे ही ब्रांड के कपड़ों का है। तुम मेरे ब्रांड को वहाँ से हटा कैसे सकते हो? उधर से अनिश नाम के उस बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शिप्रा और तमतमा गई और कहा, ठीक है, मैं वहीं आकर तुमसे बात करती हूँ। ऐसा बोलकर शिप्रा गुस्से में घर से A to Z मॉल के लिए निकल गई। A to Z मॉल राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल था और शिप्रा की क्लोथ कलेक्शन की सेल का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं से आता था। वहाँ के मालिक अनिश ने अचानक शिप्रा के ब्रांड को अपने मॉल में बैन कर दिया था और उसके ब्रांड के सारे कपड़े वहाँ से हटा दिए। शिप्रा जब गुस्से में वहाँ पहुँची तो अनिश अपने केबिन में चिल कर रहा था। अंदर घुसते ही शिप्रा उस पर चीखने लगी, मगर अनिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहा, एक लड़की जिसका हस्बैंड रास्ते का भिखारी हो, उसका ब्रांड हमारे मॉल में होने से बहुत ही बदनामी हो रही थी। वो ब्रांड हमारे स्टैंडर्ड को गिरा रहा था। ये सुनकर शिप्रा जितना चौंकी उतना ही और गुस्से में भी आ गई। सारे शहर को पता चल चुका था बलवंत राय की पोती की शादी एक भिखारी से करवा दी गई थी। वो गुस्से में बोली, मेरी प्राइवेट लाइफ से मेरे ब्रांड का क्या लेना देना? मेरा ब्रांड इतना पॉपुलर है, कपड़े इतने अच्छे हैं कि मार्केट में आते ही खत्म हो जाते हैं। तुम उसे ऐसे किसी बेकार के कारण से यहाँ से नहीं हटा सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? शिप्रा गुस्से और शर्म के मारे वहाँ से निकल गई। वो घर पहुँची तो देखा उसकी माँ उस भिखारी दामाद से पोंछा लगवा रही थी। उस भिखारी को अपने सामने देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। शिप्रा की माँ ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो पूछा, क्या हुआ शिप्रा बेटा, क्या कहा उस अनीश ने? शिप्रा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी माँ ने गुस्से में उस भिखारी दामाद को लात मारते हुए कहा, सब इस भिखमंगे की वजह से हुआ है, भाग यहाँ से, राहु केतु की औलाद। शिप्रा का भिखारी पति वहाँ से उठकर चुपचाप चला गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।